physics class. Today we will discuss about some of the numericals. देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ 2 point charges placed at a distance r in air repel with a force of 8 on each other. At what distance will this charge? At what distance will this charge experience the same forces in a medium of a dielectric constant K? क्वेश्चन क्या जाएगा देखो यहाँ पे दो पॉइंट चार्जेस हैं, दो पॉइंट चार्जेस मान के चल कि यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। दो पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे Q1 है और यहाँ पे Q2 है। दोनों में सेपरेशन डिस्टेंस कितना है R है और इनके बीच में फोर्स कितना आ रहा है F है। ये बोल रहे हैं कि ये दोनों चार्ज को कौन से अगर हम डिस्टेंस यहाँ पे चेंज करते हैं, डिस्टेंस हम कुछ यहाँ पे चेंज करते हैं तो यहाँ पे मेरा फोर्स का वैल्यू जो है वो वही रहेगा। डिस्टेंस का वैल्यू चेंज करने से चेंज कर दो मगर फोर्स का वैल्यू वही रहेगा। तो डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पे देखो पहले r डिस्टेंस सेपरेशन में f इक्वल टू कितना था बीटा q1 q2 by r स्क्वायर, बीटा q1 q2 by r स्क्वायर। अब f डैश क्या बन गया f डैश क्या बन गया f डैश इक्वल टू मान के चलिए यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस r डैश है, यहाँ पे सेपरेशन डिस्टेंस r डैश है तो f डैश इक्वल टू क्या बन गया बीटा q1 q2 डिवाइडेड बाय r डैश का स्क्वायर, r डैश का स्क्वायर और f कितना बन गया बीटा q1 q2 बाय r स्क्वायर। हाँ कि नहीं? जब एयर मीडियम में था तो r सेपरेशन में मेरा फोर्स था 8। At what distance will this charge experience the same force 8 in a dielectric constant K? अच्छा यहाँ पे और एक चीज भी दिया गया है कि दोनों चार्ज को मैंने k डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन में रखा है, k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखो अब यहाँ पे क्या है k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में मुझे r डैश में सेपरेशन हुआ है तो अब इसका फॉर्मूला एयर मीडियम में, ये वाला एयर मीडियम में तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। हाँ कि नहीं? अब इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि f मीडियम में है, ये f मीडियम ये f नॉट इन एयर मीडियम में तो f मीडियम में क्या आ जाएगा कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू k। एप्सिलॉन r लिख सकते हो, k लिख सकते हो, जो क्वेश्चन में दिया गया है वो ही हम लिखना है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इनटू k q1 q2 by r डैश का स्क्वायर, q1 q2 by r डैश का स्क्वायर। हाँ कि नहीं? अब ये जो पार्ट है सॉरी अब लिखो अच्छा मुझे आपका क्या करना है fm by f0 क्या करना है fm by f0 करना है आया कि नहीं? अब देखो दोनों को मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया, दोनों को मैंने क्या किया डिवाइड कर लिया। ये वाला को इक्वेशन 1 दे दो, ये वाला को इक्वेशन 2 दे दो 1/4 इनटू k, ये वाला को इक्वेशन 1 ये वाला को इक्वेशन 2 तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 that is equal to 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर। है समझ में? तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, q1 q2 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या कि r स्क्वायर बाय r डैश का स्क्वायर इनटू k। ये वाला ऊपर की तरफ चला जाएगा, क्या आएगा r स्क्वायर इक्वल टू r डैश का स्क्वायर बाय k। मुझे क्या दिया गया है कि दोनों फोर्स सेम है, दोनों फोर्स सेम है तो fm इक्वल टू f0 का रेशियो क्या हो जाएगा fm by f0 का रेशियो 1 हो जाएगा। अब क्या आया मेरा r स्क्वायर इक्वल टू r डैश का स्क्वायर इनटू k। मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है कि यही r डैश पूछा है तो r डैश का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय k, r डैश का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाय k तो r डैश इक्वल टू क्या बन गया r बाय रूट k, r बाय रूट k। क्वेश्चन अच्छी तरह से सुनो, दो चार्जेस थे एयर मीडियम में r डिस्टेंस में सेपरेट हुए थे, जो फोर्स आ रहा था वही फोर्स अगर मैंने डिस्टेंस को चेंज कर दिया मगर चार्ज दोनों को मैंने k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में रख लिया। हाँ कि नहीं? एक मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है तो मुझे सेपरेशन डिस्टेंस क्या बनेगा तो ये वाला है उसका सॉल्व। तो मैंने क्या किया f0 इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r स्क्वायर डाला, fm इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट k q1 q2 by r डैश का स्क्वायर डाला।
अब क्या हो गया, दोनों को मैंने डिवाइड किया, दोनों को डिवाइड करने से क्या होता है कि ये दोनों का वैल्यू बराबर हो गया। तो fm by f नॉट इक्वल टू 1। अब ये सॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा, r स्क्वायर बाई r डैश का स्क्वायर इनटू k। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से मुझे r डैश का वैल्यू मिल गया। हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, द पॉइंट चार्जेस q, द पॉइंट चार्जेस q 8q 27q up to 1000q। क्वेश्चन देखो, तो पॉइंट चार्जेस q 8q 27q up to 1000q are placed at x equal to d 3d are placed at x equal to d to d 3d up to 10d are placed at distance x equal to d to d 3d up to 10d full stop 10d। a point charge q is placed at origin। a point charge q is placed at origin। Find the net electric force on the charge q। Find the net electric force on the charge q। एक बार क्वेश्चन में पढ़ लेता हूं। चार्जेस q 8q 27q up to 1000q are placed at a distance or at the point x equal to d to d 3d up to 10d respectively। a point charge q is placed at the origin। Find the net electric force acting on the origin, acting on the charge placed at the origin, that is on the small q। देखो क्या होता है, पहले हम दो एक्सिस बना लेते हैं। ये वाला हो गया मेरा x एक्सिस, ये वाला मेरा हो गया y एक्सिस। मुझे सिर्फ x एक्सिस में ही काम करना है। तो ओरिजिन में कौन सा चार्ज है, q है। ओरिजिन में कौन सा चार्ज है, q है। अब यहां से ओरिजिन से मुझे कौन से डिस्टेंस में चार्ज रखना है, d to d 3d 10d। तो मान के चलिए यहां पे मेरा q आया जो कि डिस्टेंस d में है। अब यहां पे मेरा क्या आया 2d है, जहां पे मेरा क्या है 8q है, हां कि नहीं। अब यहां पे मेरा क्या आएगा 27q जो कि डिस्टेंस 3d में है। अब मैं इसे आगे बढ़ता गया और मैंने डिस्टेंस में रख लिया 1000q जो कि 10d में है, जो कि कहां पे है 10d में है। अब मुझे पूछा गया है कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या आना चाहिए, देखो कैसे होता है। सिंपली अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या होता है वो वाला कि हर एक चार्ज, ये वाला चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स दे देगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स दे देगा, ये वाला चार्ज यहाँ पे कुछ फोर्स दे देगा। तो इसे जितना भी चार्ज यहाँ पे हम प्लेस करेंगे ओरिजिन से क्या एक्स एक्सिस में, सबका एक फोर्स कहां तक आएगा, चार्ज q में ही आएगा, हाँ कि नहीं। अब इसका फोर्स ये पॉजिटिव है, तो ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा, ये इसको यहाँ पे रिपेल करेगा। तो सारे फोर्स क्या होगा, जो q 8q 27q 1000q की तरफ है, सारे फोर्स क्या करेगा, रिपेल ही करेगा, हाँ कि नहीं। तो सारे फोर्स का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में आएगा। तो हम क्या करेंगे, नेट फोर्स जो आएगा सबको मुझे ऐड करना है, अब देखो q के लिए मैं क्या लिखता हूं, फोर्स ऑन स्मॉल q। इसके ऊपर मैं फोर्स डाल रहा हूं, फोर्स ऑन स्मॉल q ड्यू टू कैपिटल q, हाँ कि नहीं। क्या लिखूंगा, बीटा q बाई d का स्क्वायर, बीटा q बाई d का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। फोर्स ऑन q ड्यू टू 8q, क्या लिखूंगा, बीटा q 8q, डिस्टेंस क्या है 2d का स्क्वायर। इसे जरा सॉल्व करते हैं देखो क्या आता है यहाँ पे, बीटा, अच्छा 8 बीटा स्मॉल q कैपिटल Q 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d का स्क्वायर, 2d का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4d का स्क्वायर। तो 2 यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 2 8, तो 2 बीटा कैपिटल Q स्मॉल q बाई d स्क्वायर। अच्छा अब देखो ये वाला वैल्यू कहां पे रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, बीटा कैपिटल Q स्मॉल q बाई d स्क्वायर। इसको मैं f0 लिख सकता हूं, मान के चल कोई एग्जांपल मैं ले रहा हूं, f0 लिख सकता हूं।
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2 इंटू एफ नॉट होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। F इक्वल टू Q के साथ मैंने क्या किया 27 Q लिख लिया। 27 Q का फोर्स मुझे वैल्यू निकालना है, तो बीटा Q 27 Q डिस्टेंस है 3D का स्क्वायर, डिस्टेंस है 3D का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 का 27 बाय 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये आएगा 3 बीटा कैपिटल Q स्मॉल q बाय d का स्क्वायर दैट इज 3f0, दैट इज 3f0। हाँ कि नहीं? f0 2f0 3f0 आया समझ में? ना समझ में नहीं आया तो इस तरह कितना फोर्स आएगा? q आएगा 8q आएगा 27q आएगा, इसके बाद 64। देखो सब क्यूबिक में है 1 का q 1, 2 का q 8, 3 का q 27, 4 का q 64, इस तरह कुछ है। तो क्या है f0 आया 2f0 3f0 कहां तक जाएगा 1000 q मतलब 10 का q। हाँ कि नहीं? तो 10 का q मतलब जो आएगा f q फोर्स एक्टिंग ऑन q ड्यू टू 1000 q, तो क्या आएगा वो 10 f0 आएगा। तो क्या आएगा 10 f0 आएगा। तो यहां पे थोड़ा मैं मिटाता हूं, देखो तो क्या हो जाएगा 10q जब आएगा तो क्या हो जाएगा कि f net इक्वल टू f0 प्लस इसके लिए मैं क्या लिखूंगा 2f0, फिर इसके लिए क्या लिखूंगा 3f0। आया समझ में? अब टू मैं कहां तक जाऊंगा 10f0 तक। हाँ कि नहीं? कहां तक जाऊंगा 10f0 तक। तो f0 मैंने कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 + 2 + 3, अब तो कहां तक आ जाएगा 10, अब तो कहां तक आ जाएगा 10 तक आ जाएगा। तो ये वाला किसका एडिशन होगा ap, ये वाला किसका होगा ap। तो f0 क्या फॉर्मूला आएगा n होल इनटू n + 1/2, n क्या है 10 होल इनटू 10 + 1/2। अरे याद आ रहा है कुछ? अरे कुछ याद आ रहा है? हाँ कि नहीं? तो 10 + 1 11, 2 10 5, हाँ कि नहीं 2 5, 11 into 5 कितना हो जाएगा 55 f0, that is equal to 55 बीटा कैपिटल Q स्मॉल q d का स्क्वायर। आया समझ में? दिस इज द नेट आंसर, दिस इज द नेट आंसर। हुआ ना? इसमें कोई किसका डाउट है स्क्रीन पॉज करके लिख लो, सर ऐसे लिख लो, डायग्राम करके ये वाला लिख लो, ये वाला भी लिख लो। हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या दिया गया है कि 4 चार्जेस है, 4 चार्जेस each of 2 microcoulomb, each of 2 microcoulomb are placed at points as shown in the figure। देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे एक चार्ज है। हाँ कि नहीं? सबका 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम 2 माइक्रोकूलम। हाँ कि नहीं? और सबके बीच का डिस्टेंस है 0.02 मीटर, 0.02 मीटर, 0.02 मीटर। हाँ कि नहीं? क्वेश्चन क्या दिया गया है? क्वेश्चन दिया गया है कि 4 चार्जेस each of 2 microcoulomb are placed on a line each have a separation of 0.02 meter as shown in the figure। find the net force, find the net force experienced on, find the net force experienced on the second charge, find the net force acting on, find the net force acting on second charge। हाँ कि नहीं? अब देखो क्या होता है यहाँ पे, ये जो चार्ज है देखो कैसे सॉल्व करते हैं। ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को इक्वल करेंगे। तो ये जब यहाँ पे फोर्स डालेगा, ये जब यहाँ पे फोर्स डालेगा कौन सा डायरेक्शन पे आएगा? ये वाला डायरेक्शन पे रिपेल करते चले जाएगा। अरे इसे ये रिपेल करते करते चला जाएगा। हाँ कि नहीं? अब ये जो इसके ऊपर फोर्स डालेगा, ये जो इसके ऊपर फोर्स डालेगा, ये भी क्या करता है रिपेल करता ही जाएगा। तो किस डायरेक्शन में? ये डायरेक्शन पे रिपेल करता जाएगा। हाँ कि नहीं? मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। तो यहाँ पे मैंने क्या रख लिया बी चार्जेस है, ये डायरेक्शन पे मेरा फोर्स आ रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू ए। ये डायरेक्शन पे मेरा आ रहा है फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी, फोर्स एक्टिंग ऑन बी ड्यू टू सी। आया समझ में डायग्राम? हाँ कि नहीं? अच्छा अब देखो ये डी में जो है ये भी इसको रिपेल करेगा, डी में जो है ये भी इसको रिपेल करेगा। हाँ कि नहीं? कौन सी डायरेक्शन में? फोर्स एक्टिंग ऑन डी ड्यू टू बी। आया समझ में? ना कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट को चलो। नेक्स्ट में क्या होता है देखो कि नेक्स्ट में क्या होता है कि ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, और अच्छी तरह से देखो,
ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है, दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड 2 माइक्रोकूलम, सेपरेशन डिस्टेंस 0.0, 2 माइक्रोकूलम, सेपरेशन डिस्टेंस 0.0। तो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, सेपरेशन डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, हाँ कि नहीं। FBA का मैग्नीट्यूड जो आएगा, FBC का मैग्नीट्यूड भी वही आएगा, हाँ कि नहीं। तो इधर से जितना फोर्स, इधर से उतना ही फोर्स, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जो नेट फोर्स आएगा, वो सिर्फ ये वाला के लिए आएगा, FDB के लिए, वो सिर्फ क्या आएगा, FDB के लिए ही आएगा, हाँ कि नहीं। अच्छा, FDB के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, देखो यहाँ पे FDB फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू D, फोर्स एक्टिंग ऑन B ड्यू टू D, हाँ कि नहीं। अब देखो क्या होता है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच का, 0.04 मीटर, 0.04 मीटर, हाँ कि नहीं। तो क्या आ गया, 1/4πε0 चार्ज 2 into 10 to the power minus 6, 2 into 10 to the power minus 6, डिस्टेंस कितना आ गया, 0.04, क्या मैं लिख सकता हूं इसको, 4 into 10 to the power minus 2 का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब आया समझ में ना, नहीं तो सबको 10 के पावर में ले आना, थोड़ी ही कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये वाला का वैल्यू कितना है, 9 into 10 to the power 9, 2 कितना आ गया, 4 into 10 to the power minus 12, 4 का स्क्वायर 16 into 10 to the power minus 4, 4 into 10 to the power minus 12, 16 into 10 to the power minus 4। आया समझ में, तो कितना आ जाएगा, देखो ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 minus 12 कितना होगा, 10 to the power minus 3, ये ऊपर चला गया, 10 to the power 4 minus 3 10, हाँ कि नहीं। 4/16 कितना आएगा, 4, तो 9/4 into 10, that is equal to 4 to 8, 2.25 into 10, देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2.25 into 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 122.5 न्यूटन, कितना आ जाएगा, F नेट बाय FBD इक्वल टू 22.5 न्यूटन। आया समझ में, हाँ कि नहीं। पहले यहाँ पे जो ये वाला चार्ज के लिए जो फोर्स आएगा वो कैंसल आउट हो जाएगा, जो नेक्स्ट चार्ज आएगा, जो नेट फोर्स आएगा वो ये वाला चार्ज के लिए आएगा, हो गया। आया समझ में यहाँ तक ना, नहीं इसमें क्या डाउट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Hope there is no doubt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल ए क्या दिया गया है, ए पार्टिकल ए having mass, लिख लेता हूं थोड़े छोटे करके, ए पार्टिकल ए having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, a particle A having a charge of 2 into 10 to the power minus 6 coulomb and a mass of 100 gram, a mass of 100 gram is placed in an inclined plane, is placed at the bottom of an inclined plane of inclination 30 degree, of inclination 30 डिग्री, यहाँ पे मेरा 30 डिग्री हो रहा है विथ होराइजॉन्टल, क्या दिया गया है। और एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, एक पॉइंट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 2 into 10 to the power minus 6 coulomb of mass 100 gram is placed at the bottom of an inclined plane, of inclination 30 डिग्री, हाँ कि नहीं। अच्छा, another charge, अच्छा ये पॉइंट को मान लो A पॉइंट है, हाँ कि नहीं। यहाँ पे कितना चार्ज है, 2 into 10 to the power minus 6 coulomb। Another charge B, where should it be placed, and on an inclined plane। Another charge B, where should it be placed in an inclined plane that B remain in equilibrium, हाँ कि नहीं। अच्छा अब देखो क्या पूछा गया है एक्चुअली क्वेश्चन में। यहाँ पे एक चार्ज है 2 into 10 to the power minus 6 coulomb, उसका मास है 100 ग्राम, इंक्लाइनेशन प्लेन में इसका इंक्लिनेशन है 30 डिग्री विथ होराइजॉन्टल, हाँ कि नहीं। ये वाला हो गया ठीक ठाक। अच्छा अब देखो और एक चार्ज को जिसका मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना है, सोचिए, और एक चार्ज को कहां पे रखने से, क्या यही इंक्लाइन प्लेन के कहां पे रखने से वो वाला क्या रहेगा,
इक्विलिब्रियम में रहेगा। जो बी दिया गया है उसका भी चार्ज ए दिया गया है, where put दो ए चार्ज बी ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, तो जो भी दिया गया है कहां पे रखने से ये वाला इक्विलिब्रियम रहेगा। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे रख दिया कुछ चीज के डिस्टेंस आर, कुछ चीज के डिस्टेंस आर, हाँ कि नहीं। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है 2 × 10⁻⁶ कूलम, 2 × 10⁻⁶ कूलम। आ गया समझ में। अब देखो क्या होता है, ये का इसका भी वेट कितना है 100 ग्राम है, हाँ कि नहीं। जो मास क्या है 100 ग्राम है। तो यहाँ पे अब देखो मैं डायग्राम से रीड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे मैंने चार्ज ले लिया बी, हाँ कि नहीं। अब इसका जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है, इसका जो इंक्लिनेशन है 30 डिग्री है। अब यहां से वेट ऐसे आया, जिसका वैल्यू मान के चलती mg है, हाँ क्या होगा mg होगा। अच्छा अब देख ये 30 हुआ, ये 90 हुआ, तो ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 60। अब इसको मैं कंपोनेंट से रिजॉल्व करता हूं, कंपोनेंट से इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg cos 60, mg cos 60, ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा mg sin 60। अरे याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है। दो कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। तो एक कंपोनेंट को मैंने इधर से रिजॉल्व किया, जिसका वैल्यू आ गया mg cos 60, इसका वैल्यू आ गया mg sin 60। कंपोनेंट जो एंगल के साथ क्या होगा कांटेक्ट में होगा उसका cos में लेंगे, जो एंगल को कांटेक्ट नहीं करेगा वो वाला sin करेंगे, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है 2 × 10⁻⁶ कूलम। अब ये दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, हाँ कि नहीं। तो इसका वैल्यू मैं लिख लेता हूं F, हाँ कि नहीं। अब हुआ या नहीं। अच्छा अब क्या होता है देखो, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये चल रहा है इधर की तरफ, और एक वेट का कंपोनेंट इधर से आ रहा है, हाँ कि नहीं। अब ये चार्ज बी में जो चार्ज है उसे इक्विलिब्रियम में रहना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया इक्विलिब्रियम में मुझे रहना है, ताकि ये डिस्टेंस कितने होने पर ये चार्ज को हमें इंक्लाइन प्लेन के कहां पे पुट करने से ये टोटल सिस्टम ये वाला इक्विलिब्रियम में आएगा। तो इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमको क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे F = mg cos 60, क्या होगा F = mg cos 60, हाँ कि नहीं। तो ये वाला F का वैल्यू क्या है 9 × 10⁻⁹, दो चार्ज मल्टीप्लाई होगा 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब m का वैल्यू क्या है 100 ग्राम, इसे केजी बना लो 100 × 10⁻⁻3, g का वैल्यू 10 ले लो, cos 60 का वैल्यू 1/2 ले लो। आ गया। अब देखो उसके बाद क्या हो गया, सॉल्व करेंगे थोड़ा सा। r² मुझे निकालना है, तो ये वाला को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। देखो r² = ये वाला उधर चला गया, ये वाला इधर आ गया, तो देखो सॉल्व कर लो 9 × 2 कितना आ जाएगा 9 × 2 18, 18 × 2 36, 9 - 6 -3, 9 - 6 3, 3 - 6 -3, ऊपर में जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो यहां पे 10⁻² है -3 कितना आ जाएगा 2 - 3 - 1 10⁻1 कितना आ जाएगा 0, 10 का पावर 0 दैट मींस 1, तो कितना आ जाएगा r² = 36 × 2 × 10⁻3, तो मैं लिख सकता हूं 6 × 6 × 2 डिवाइडेड बाय ये 10 का पावर 3 करने से 10 × 10 × 10 मैं लिख सकता हूं। अब इसका स्क्वायर रूट लूं तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा 1, एक भी 6 आएगा इनटू 10 एक नीचे आएगा और ऊपर का क्या आएगा 2/10 दैट इज 1/5 का रूट, 1/5 का रूट। तो आंसर आ जाएगा r = 0.6 1/√5 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, r = 0.6 1/√5 मीटर। आया समझ में ना। यहाँ पे किसका डाउट है और अच्छी तरह डायग्राम करके लिख लेना, हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। Two similar balls, क्या क्वेश्चन दिया गया है 2 similar balls each having charge q and mass m and mass
M are hung from a silk thread of length L makes an angle theta with vertical when they are separated by a distance x. Find distance x at equilibrium. और एक बार क्वेश्चन में बोल देता हूं. Two charges, each having charge q and mass m, are hung from a silk thread makes an angle theta with vertical when they are separated at a distance x. Find separation distance x when they are at equilibrium. देखो डायग्राम कैसे बनता है. दो चार्ज मुझे दिया गया है और दोनों चार्ज दो अलग अलग थ्रेड में है. हाँ कि नहीं. मान के चलिए इनका इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा रहता है. उनका इनिशियल पोजीशन कुछ ऐसा होता है. इसका लेंथ है, इसका लेंथ भी है. अब इसके चार्ज क्यू है, इसका चार्ज क्यू है, मतलब तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों चार्ज को मैंने ऐसे रख लिया, तो ये दोनों रिपेल करेंगे. दोनों कैसे करेंगे? रिपेल करेंगे. तो रिपेल करने पे इसका जो डायग्राम बनेगा, ये डायग्राम ऐसे बनेगा कि मान के चल यहाँ पे कोई होगा, कोई यहाँ पे आएगा. हाँ कि नहीं. अब ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या आ गया? x है. इनका चार्ज q, इसका लेंथ l, इसका लेंथ भी l. आया कि नहीं समझ रहे? अरे समझ में आ गया? अरे हाँ कि नहीं. अब ये दोनों जो है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इधर ना थीटा एंगल कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? थीटा एंगल कर रहे हैं. आया समझ में कि दोनों थीटा एंगल मैक्स थीटा एंगल विद वर्टिकल. आ गया समझ में? अब देखो कोई भी एक चार्ज है, ये बॉडी लो या ये बॉडी लो, जिसको चाहे लो, इक्विलिब्रियम में रखना है. मतलब वहां उसके ऊपर कौन से फोर्स आ रहे हैं, उससे हमको रिजॉल्व करना है. उसके बाद देखेंगे कौन सा फोर्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है. देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे और एक बार डायग्राम रिजॉल्व कर लिया. तो ये वाला चार्ज, हाँ कि नहीं. अब इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ आएगा, mg. हाँ कि नहीं. अब ये वाला थीटा है एंगल, ये वाला एंगल थीटा है. अब यहां से क्या आएगा? टेंशन आएगा. याद आ रहा है ना? यहाँ पे टेंशन, थ्रेड में क्या आएगा? टेंशन ही आएगा. तो बॉडी से निकल के जाएगा, तो ये वाला टेंशन आ रहा है. अब क्या होगा? देखो अब क्या होगा, ये वाला लाइन देखो, ये पैरेलल है, ये और ये वर्टिकल लाइन पैरेलल है. अब ये ट्रांसवर्स बन गया, तो यहां पे क्या, ये थीटा हुआ, तो ये भी थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग है. ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्स हुआ, तो ये थीटा से ये थीटा बन गया. हाँ कि नहीं. अब इसका कंपोनेंट इधर क्या आएगा? mg cos थीटा. कुछ याद आ रहा है? अब यहाँ पे टेंजेंशियल मोमेंट, जो सेपरेशन डिस्टेंस है, जिस पाथ से वो दोनों क्या मूव कर रहे होते हैं, तो वहां पे जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? mg sin थीटा. आ रहा है समझ में कि समझ में नहीं आ रहा है? ये वाला mg है. हाँ कि नहीं. अब टेंशन के ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या आएगा? mg cos थीटा. ये कंपोनेंट को मैंने रिजल्व किया इस तरफ, तो क्या आएगा? mg sin थीटा. दो कंपोनेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए. आया समझ में कुछ? mg sin थीटा कैसे हुआ? अच्छा, मान के चल कि मैंने क्या किया है, ये दोनों को यहाँ पे दोनों बॉल रख लिया हूं, तो ये दोनों ऐसे है. यहाँ पे एक बॉल है, तो ये दोनों ऐसे है. तो ये इसके ऊपर फोर्स डालेगा, तो ये इधर ही मूव करेगा. ये इसके ऊपर डालेगा, ये इधर ही मूव करेगा. हाँ कि नहीं. अब ये इधर ही मूव करता है, मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन इधर ही जाएगा. और इसके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन आ रहा है, उसके अपोजिट में कौन सा फोर्स आ रहा है? mg sin थीटा. कौन सा फोर्स आ रहा है? mg sin थीटा. आया समझ में? तो ये डायरेक्शन पे मैं क्या फोर्स लूं? ये डायरेक्शन पे मैं फोर्स ले लो, फोर्स ऑफ रिपल्सन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन. आया समझ में कि नहीं? अब एट इक्विलिब्रियम मेरा क्या होगा ना, F इक्वल टू क्या आ जाएगा ना, mg sin थीटा. F इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg sin थीटा. F का वैल्यू क्या होगा? देखो F का वैल्यू क्या होगा? ये वाला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? x है. ये वाला डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन कितना है? x है. तो ये वाला मिडिल में ही, ये वाला क्या है? मिडिल में ही है. तो यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x/2. यहां से यहां तक डिस्टेंस क्या हो जाएगा? x/2. अब ये थीटा है, ये वाला 90 डिग्री होगा. देखो ये वाला डायग्राम मैं और एक बार कर लेता हूं.
ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला x/2, ये वाला a, ये वाला थीटा। तो sin थीटा, ये जो ट्रायंगल बना है, ये जो ट्रायंगल बना है, इसमें sin थीटा मेरा क्या हो जाएगा, p/h। अरे sin थीटा कैसे निकालोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, आगे नहीं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, सोना चांदी तोल, सोना चांदी तोल, आगे नहीं। देखो साइन थीटा क्या बनेगा, ये वाला याद रखना, p/h, आगे नहीं, क्या आ रहा है, p/h। ये वाला क्या हो जाएगा, cos थीटा b/h, cos थीटा क्या हो जाएगा, b/h आ रहा है ना, tan थीटा p/b, हाँ कि नहीं, tan थीटा इक्वल टू p/b हो गया। ये वाला समझ में हो गया कि नहीं। अब यहां से हम ले सकते हैं cot, ले सकते हैं इसको, हाँ कि नहीं, इसको ले सकते हैं sec लिख सकते हैं, और इसको cosec लिख सकते हैं। ये वाला हो जाएगा सबका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। तो ये वाला 90 डिग्री हुआ, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो sin थीटा इक्वल टू बन गया मेरा यहाँ पे x/2 into l, x/2 by l that is equal to x/2l। आया समझ में, अरे हाँ कि नहीं। अब देखो F इक्वल टू क्या बन गया मेरा 1/4πε0, चार्ज क्या है, q, यहाँ पे भी q है, यहाँ पे भी q है, तो q का स्क्वायर मैंने लिख लिया। डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, x का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन क्या है, x का स्क्वायर। mg sin थीटा का वैल्यू क्या है, x/2l, मुझे क्या निकालना है, फाइंड द सेपरेशन डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम, फाइंड द सेपरेशन डिस्टेंस एट इक्विलिब्रियम, which one, the x1, which one, the x1। तो x² into x, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, x3, इधर मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ गया, x3, ये वाला ऊपर चला जाएगा, q² 2l by 4πε0 mg, q² 2l by 4πε0 mg। अब मुझे x निकालना है, 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ऊपर आ जाएगा q² by l 2πε0 mg का पावर 1/3, दैट इज क्यूब रूट, दैट इज क्यूब रूट। आया समझ में, अरे हाँ कि नहीं। अब समझ में आ गया, x इक्वल टू q² by 2πε0 mg पावर का 1/2। This is the separation distance when the two charged bodies remain in equilibrium। आया समझ में, तो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है हमारा क्या है, वही जो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया, उसी तरह का एक सवाल है। वहां पे हमको पूछा था कि x मुझको निकालना है, सेपरेशन डिस्टेंस मुझे निकालना है। अब यहाँ पे मुझे पूछेगा कि वही क्वेश्चन पे मुझे पूछेगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालो, चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालो। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि two small spheres each having mass m and a charge q are suspended with insulating threads of length L, and they are making an angle theta with the vertical when they are separated। आया समझ में। फाइंड द चार्ज q, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज q। देखो क्या होता है यहाँ पे, मैंने क्या किया, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया, हाँ कि नहीं, एक रिजिड सपोर्ट ले लिया मैंने। वो जो रिजिड सपोर्ट लिया, यहां से थीटा पे ऑलरेडी मैंने दोनों चार्ज को ऐसे रखा था। देखो ये दोनों चार्ज मैंने ऐसे रखा था, ये एक थ्रेड है, ये एक थ्रेड है, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज था, यहाँ पे एक चार्ज था। अब दोनों में रिपल्सिव हुआ तो दोनों इस तरह का जुदा होने लगे, हाँ कि नहीं, दोनों में रिपल्सिव हुआ तो दोनों जुदा होने लगे। अब यहाँ पे जो क्या बनेगा, वर्टिकल एंगल बनेगा, यहाँ पे जो वर्टिकल एंगल बनेगा ये वाला थीटा बनाएगा। दोनों चार्ज बॉडी के दोनों थ्रेड पे नहीं, वर्टिकल में थीटा बनाएगा। देखो कैसे मैं डायग्राम करता हूं, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे थ्रेड, यहाँ पे एक थ्रेड। अब ये जो है आगे नहीं, अब यहाँ पे थीटा बना, यहाँ पे थीटा बना, यहाँ पे थीटा बना और यहाँ पे थीटा बना, आया नहीं। अब यहाँ पे चार्ज क्यू है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू है। अब ये दोनों के बीच का सेपरेशन डिस्टेंस क्या है, दोनों का बीच का सेपरेशन डिस्टेंस है x। आया समझ
अब देखो क्या होता है, वो पूछा है कि ये जो चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। अब देखो किसी के साथ छोटे छोटे फोर्स को रिजर्व, मजा आएगा ये क्वेश्चन से। देखो क्या है, चाहे तुम इधर ले लो या इधर ले लो, जो भी ले लो वही एक ही बात आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक फोर्स डाल रहा है, एक इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अरे हाँ या ना। अब देखो हमको यहाँ पे मोशन से कोई लेना देना नहीं है, मोशन से कोई लेना देना नहीं है। क्या करते हैं, देखो ये वाला टी इधर जाएगा, ये वाला 90 डिग्री है इधर, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे कितना डिग्री लगेगा, 90 माइनस थीटा, हाँ कि नहीं, 90 थीटा यहाँ पे लगेगा 90 माइनस थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट इधर इस की तरफ आएगा, इसका जो कंपोनेंट इधर इस तरफ आएगा, तो क्या आएगा, t cos ऑफ 90 माइनस थीटा। आया कि नहीं समझ में, अरे हाँ या ना, t cos ऑफ 90 माइनस थीटा आया समझ में। अब इधर लगेगा हॉरिजॉन्टली कितना फोर्स लगेगा, तो वर्टिकली कितना लगेगा रे बच्चों, t sin 90 माइनस थीटा, t sin 90 माइनस थीटा आया समझ में। इधर लगेगा t cos 90 माइनस थीटा, उधर लगेगा t sin 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वेट नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पे क्या होगा, वेट नीचे की तरफ आएगा, ऐसा समझ में। फोर्स इधर लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, टेंशन लगेगा इधर, ये क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, हाँ कि नहीं। अब ये जो टेंशन लगा यहाँ, ये टेंशन का दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली। एंगल कितना बना हॉरिजॉन्टल के साथ, 90 माइनस थीटा। क्यों 90 थीटा, वहां 90 माइनस थीटा, अरे हाँ कि नहीं। तो इधर लगेगा t cos 90 माइनस थीटा, वर्टिकली लगेगा t sin 90 माइनस थीटा। जो एंगल लगा है वो cos में लेंगे, जो कंपोनेंट 90 माइनस थीटा को लगा है या एंगल थीटा को लगा है उससे हम cos में लेंगे, जो नहीं लगा है उसे हम sin में लेंगे। ये पहले से मैं बोल रहा हूं। तो t cos 90 माइनस थीटा इधर आ गया, t sin 90 माइनस थीटा आया समझ में कि नहीं। अब देखो क्या क्या हुआ है, F इक्वल टू, इसे इक्विलिब्रियम में लाओ, इसे इक्विलिब्रियम में लाने से F इक्वल टू t cos 90 माइनस थीटा, F equal to t cos 90 minus theta and mg equal to t sin 90 minus theta. Right hand force, left hand force, upward downward हो गया ना। अब ये दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूँ, जब ये दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया, F by mg equal to t cos 90 minus theta, t cos 90 minus theta, t sin 90 minus theta आया समझ में कि नहीं। अब f का वैल्यू डाल दो, 1 by 4 pi epsilon 0 q स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन h, x का स्क्वायर, अरे हाँ या ना। f का वैल्यू q डिस्टेंस, q चार्ज, x डिस्टेंस, 1 by 4 pi epsilon 0 q स्क्वायर by x स्क्वायर। अब इसको 1 by mg बना लिया, t cos 90 minus theta, t कैंसिल आउट, cos 90 minus theta दैट इज sin theta, sin 90 minus theta that is equal to cos theta। अरे हाँ या ना, मुझे क्या निकालना है, मुझे तो q स्क्वायर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, q स्क्वायर इधर रख लिया, sin theta by cos theta क्या बन गया, tan theta। mg इधर चला गया, mg tan theta, ये वाला ऊपर चला जाएगा, 4 pi epsilon naught x स्क्वायर, 4 pi epsilon naught x स्क्वायर mg tan theta। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है, जो x का वैल्यू है, जो x का वैल्यू है उससे हम क्या लिखते हैं, कहां पे x है, ये दोनों x है। अब देखो ये दोनों x है, थ्रेड क्या है L, थ्रेड क्या है L, ये वाला क्या है थीटा, ये वाला क्या है 90 डिग्री है, हाँ कि नहीं। अब देखो मेरा यहां पे लिख लेता हूं थोड़ा, sin थीटा इक्वल टू बन जाएगा मेरा x, अच्छा अब ये छोटा लिख लेता हूं, sin थीटा इक्वल टू p, ये वाला कितना आएगा x by 2, ये वाला कितना आएगा x by 2, तो p by h, तो x by 2 into l, x by 2 into l, तो x का वैल्यू क्या बन गया 2l sin थीटा, x का वैल्यू क्या बन गया 2l sin थीटा। अब q स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0, 4 पाई एप्सिलॉन 0, x का वैल्यू 2l sin थीटा का स्क्वायर mg tan थीटा, 2l sin थीटा का स्क्वायर mg tan थीटा। अब q मतलब इसका स्क्वायर रूट मुझे निकालना
निकालना है। अब देखो स्क्वायर रूट निकालने से क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 दोनों में से एक जाएगा स्क्वायर रूट में 4, अंदर क्या क्या आ जाएगा, पाई एप्सिलॉन 0 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, एमसी मैंने पहले ले लिया tan थीटा, आया समझ में, ये सबका स्क्वायर रूट, ये सबका स्क्वायर रूट, mg इधर इस 4 मल्टीप्लाई होगा, दिस वन इज द आंसर, q इक्वल टू 4 mg पाई एप्सिलॉन 0 एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये वाला 3 मार्क्स में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है बोर्ड में तुम्हारा, आया समझ में या समझ में नहीं आया, हो गया। ये कॉन्सेप्ट यूज करके तुम एंट्रेंस के कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हो, आया समझ में। फोर्स का इक्विलिब्रियम कंपोनेंट कैसे रिजॉल्व होता है देख लिए, हां ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 आइडेंटिकल बीड्स, मतलब 2 आइडेंटिकल बॉल ले लो, चार्ज ले लो, जो भी ले लो, each having a mass m and charge q, each having a mass m and charge q, when placed in a hemispherical bowl of radius r, capital R, with frictionless non-conducting walls, the beads move and at equilibrium they are at a distance r. The beads move and at equilibrium they are distance r apart. Determine the charge on each bead. देखो हेमिस्फेरिकल सरफेस क्या है, हेमिस्फेरिकल सरफेस कैसे होगा, देखो अरे गलत हो गया, ये गलत हो गया, देखो डायग्राम गंदा हो गया, रे डायग्राम गंदा हो गया। हाँ अब ये हो गया हेमिस्फेरिकल बाउल। हेमिस्फेरिकल बाउल के सरफेस में दोनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, जिनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है, जिनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस r है, और ये जो बाउल बना हुआ है इसका रेडियस b, इसका रेडियस भी क्या बन गया r, इसका रेडियस भी क्या बन गया r, आया समझ में, ये भी r हो गया। चार्ज क्या है रे, q मास b mm है रे, आगे नहीं, सेपरेशन डिस्टेंस r है और ये इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में होने से क्या होता है, तुमको पहला चीज दिमाग में आना चाहिए, when the charges are at equilibrium just try to resolve the components, तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने से मुझे पहले ये वाला देखो, चार्ज यहाँ पे है, हाँ कि नहीं, इधर ही वेट आएगा, इधर ही वेट आ गया, ये इसको एक फोर्स से यहाँ पे रिपेल करेगा, हाँ कि नहीं, अब ये रिपेल इधर करेगा कि ये रिपेल इधर करेगा, एक ही चीज है, वाह कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मान के चल कि ये जो फोर्स है इधर ही चल रहा है, ये जो फोर्स है इधर ही चल रहा है, आगे नहीं, एक ही चीज है, जो भी चाहे तुम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, कौन सा चार्ज लेना है, ये वाला लेना है, तो ठीक है ये वाला लेना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो पहले से ड्रॉ कर लेता हूँ, ये वाला चार्ज है कि इसका मैं ड्रॉ कर रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम, तो ये वाला mg हो गया, ये इधर से चार्ज डाल रहा है, चलिए फोर्स डाल रहा है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। अब क्या है, ये जब ये कांटेक्ट को आया है, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस आया है, याद करो लॉज ऑफ मोशन का केस, कांटेक्ट सरफेस में आया है, तो कांटेक्ट सरफेस में आने से क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल फोर्स क्या रहेगा, क्या when the two surfaces act in the contact, actually when the two surfaces are in contact, then the contact force which is perpendicular to the surface, the contact force which is perpendicular to the surface, then that perpendicular contact force is known as what, normal, contact surface वो किस तरह का है, तो ये वाला नॉर्मल हो गया। नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, क्योंकि कांटेक्ट सरफेस अगर ऐसा होता तो नॉर्मल मेरा ऐसा आता, कांटेक्ट सरफेस ऐसा है तो नॉर्मल मेरा ऐसा आएगा, हाँ कि नहीं। अब ये वाला जो है इसे ड्रॉ कर लूं, ये वाला को ड्रॉ कर लूं, तो यहाँ पे कितना r, तो ये वाला एंगल क्या बन गया मेरा 60, क्या बन गया 60 डिग्री। और इस तरह कर सकते हो, देखो और एक तरीके से समझाता हूं, ये वाला क्या है मेरा हेमिस्फेरिकल सरफेस, एक सर्कल का सरफेस है,
रेडियस इधर ही है, हाँ कि नहीं, और ये टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, टेंजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। हमेशा रेडियस का टेंजेंट के साथ एंगल 90 डिग्री होगा। तुम बोलोगे सर आपको कैसे पता लगा ये राइट रेडियस में ले रहे हैं? इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि ये टेंजेंट की तरह है इसका, हाँ कि नहीं। सरफेस का सर्कुलर सरफेस बनाओ, स्फेरिकल सरफेस बनाओ, सबका ये टेंजेंट की तरह है, हाँ कि नहीं। और रेडियस के साथ ये क्या बन गया? एंगल 90 डिग्री बनेगा। किसके साथ? सरफेस के साथ, सरफेस या टेंजेंट के साथ रेडियस का एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहां से अगर मैं स्लाइड ब्लॉक को दो चार्ज को जो ज्वाइन किया हूं मैं, वहां पे कितना एंगल बनेगा? इक्विलेटरल रखे 60 डिग्री। अब यहां पे कितना कंपोनेंट आएगा? n cos 60। यहां पे क्या कंपोनेंट आएगा? n sin 60, हाँ कि नहीं। इधर n cos 60, इधर n sin 60। अब दोनों कंपोनेंट को मैंने रिजॉल्व किया, दोनों कंपोनेंट को मैंने इक्विलिब्रियम में किया। एट इक्विलिब्रियम f equal to n cos 60 and mg equal to n sin 60। आइए समझ में? अरे हाँ या ना बोल बेटा। f by mg equal to, दोनों को डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया, n cos 60 by n sin 60, हाँ कि नहीं। n कैंसल, cos by sin that is equal to cot 60, that is equal to cot 60। क्या पूछा गया है मुझे? चार्ज का वैल्यू। तो mg को इधर मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, mg को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर लिया, mg cot 60। f का वैल्यू क्या लिखूंगा? f का वैल्यू क्या लिखूंगा? 1 by 4 pi epsilon 0 q का स्क्वायर, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन r है तो r का स्क्वायर। आया समझ में? अरे हाँ या ना। तो q स्क्वायर इक्वल टू उधर चला जाएगा mg 4 pi, अच्छा इसे मैं थोड़ा आराम से लिखता हूं, पढ़ने के लिए अच्छा होगा। 4 pi epsilon 0 mg r स्क्वायर, 4 pi epsilon 0 mg r स्क्वायर। cot 60 का वैल्यू कितना है? cot 60 का वैल्यू है 1 by √3, 1 by √3। आया समझ में कि नहीं? अब q का वैल्यू क्या हो गया? स्क्वायर रूट ऑफ 4 pi epsilon 0 mg r स्क्वायर by √3। दिस इज द वैल्यू, और कोई नहीं। सिंपली हमने कंपोनेंट को रिजॉल्व किया है और कुछ नहीं किया है यहाँ पे। आया समझ में? ठीक है, स्क्रीन पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू स्मॉल conducting spheres S1 and S2, क्या दिया? दो spheres है S1 and S2 are hung or are suspended from a light support, from a fixed point, light support of fixed point P1 and P2 and are at same level, देखो यहां पे एक फिक्स्ड पॉइंट पूछे और यहां पे क्या हुआ है? अच्छा क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूं। फिक्स्ड पॉइंट्स P1 and P2 and are at same level. S1 has a mass m and charge q, and S2 has a mass 2m, and carries charge to q। आया समझ में? अच्छा क्वेश्चन क्या दिया गया है? The repulsion between them causes the thread to make the small angles θ1 and θ2 with the vertical। अच्छा देखो पहले क्या होता है कि मेरा पहले S1 इधर था, पॉइंट P1 में फिक्स था, अब S2 इधर है, पॉइंट P2 में फिक्स है। S1 का मास दिया गया है, चार्ज दिया गया है, S2 का मास चार्ज सब कुछ दिया गया है। अब जो इनके बीच में रिपल्सन आएगा, तो दोनों ने क्या किया? थीटा एंगल क्रिएट किया। ये थीटा एंगल, आगे नहीं, अब ये θ1, अब ये θ2। आया समझ में क्या मैंने बोल रहा हूं? θ1 and θ2 is the vertical. Calculate the approximate value of θ1 by θ2। Calculate the approximate value of θ1 by θ2। कैसे करेंगे? ये जो थ्रेड था, देखो ये जो थ्रेड था, जब ये वाला क्या हुआ? एंगल मेजर किया तो ये भी क्या बन गया? थ्रेड बन गया है। तो यहां पे कुछ फोर्स आएगा, टेंशन, हम कि नहीं? इसको क्या आ गया है? चार्ज Q आ गया है, S1 यहां आ गया है, इसका वेट इधर ही जाएगा, हाँ कि नहीं? ये इसके ऊपर एक फोर्स चलेगा तो फोर्स इधर F की तरफ आएगा। यहां पे एंगल क्या बनेगा? ये वाला क्या बन गया है? 90 माइनस θ1, तो ये बनेगा T cos 90 माइनस θ1। इधर बनेगा क्या? T sin
साइन 90 माइनस थीटा 1। आया समझ में? अरे हाँ या ना? आया समझ में? अब इधर इच क्या आएगा? mg आएगा, इधर इच क्या आएगा? टेंशन आएगा, इधर इच क्या आएगा? t ये वाला 90 माइनस थीटा 2। सॉरी गलत कर दिया। यहाँ पे mg नहीं आएगा क्योंकि बॉडी इधर आ गया है, तो इधर इच mg आएगा। आया समझ में? इधर आएगा t cos 90 माइनस थीटा 2, ये वाला कंपोनेंट का वैल्यू। सिंपली में कंपोनेंट रिजर्व करो, ये वाला आएगा t sin 90 माइनस थीटा 2। आया समझ में? देखो अच्छी तरह से लिख लेता हूं ये वाला को मैं अच्छी तरह से लिख लेता हूं ताकि दिखाई देगा। t sin 90 माइनस थीटा 2, t sin 90 माइनस थीटा 2। आया समझ में कि नहीं? अब क्या हो गया है, देखो कंपोनेंट रिजर्व करना है। अच्छा इधर भी फोर्स लगेगा, इधर भी क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। अच्छा ठीक है, जगह नहीं है, क्या करते हैं पहले और एक बार का डायग्राम कर लेते हैं। देखो यहां पे क्या दिया गया है। अच्छा इधर इच था, अब ये वाला कहां गया है? इधर इच आ गया है, mg इधर आ रहा है। अच्छा ये वाला एंगल क्या बन गया? ये थीटा 1 है, तो ये वाला बन गया 90 माइनस थीटा 1। कंपोनेंट देखो हाँ कि नहीं? अच्छा इधर आ गया mg, तो मैंने सारे कंपोनेंट को रिजर्व कर दिया हूं डायग्राम पे। हाँ कि नहीं? जरा देख लेना, सारे कंपोनेंट को मैंने रिजर्व कर लिया हूं। तो अब क्या होगा? इक्विलिब्रियम में होगा तो F इक्वल टू, देखो इसके लिए लिख रहा हूं, F इक्वल टू क्या बनेगा? t cos 90 माइनस थीटा दैट इज इक्वल टू t sin थीटा, दैट इज इक्वल टू t sin थीटा, थीटा 1। अब mg इक्वल टू क्या बनेगा? t sin 90 माइनस थीटा 1 दैट इज t cos थीटा 1। आया समझ में कि समझ में नहीं है? दोनों को मैं डिवाइड कर लेता हूं, दोनों को मैंने डिवाइड कर लिया। f बाई mg इक्वल टू t sin थीटा 1 बाई t cos थीटा 1। तो t कैंसिल हो, तो f इक्वल टू क्या बन गया? mg sin बाई cos tan थीटा 1। ये वाला इक्वेशन 1 दे दो, ये वाला इक्वेशन 1 दे दो। आया समझ में कि नहीं? ये किसके लिए हो गया ना? S1 के लिए। ये किसके लिए हो गया? S1 के लिए। अब S2 का वाला करते हैं। S2 के बाद जब लिखेंगे वही वाला फॉर्मूला आएगा। F इक्वल टू क्या आएगा ना? T, F इधर T इधर, T cos 90 माइनस थीटा 2 दैट इज T sin थीटा 2। mg इक्वल टू क्या बन गया? T sin 90 माइनस थीटा 2 दैट इज T cos थीटा, दैट इज T cos थीटा 2। तो F बाई mg इक्वल टू T sin थीटा 2 T cos थीटा 2। हाँ कि नहीं? अब क्या बन गया देखो, F इक्वल टू mg इधर चला गया, टी कैंसिल, sin बाई cos थीटा, tan थीटा 2। आया समझ में? अब ये जो फोर्स, ये इसके ऊपर जो फोर्स डाल रहा है, ये इसके ऊपर वही फोर्स डाल रहा है। हाँ नहीं? तो डिवाइड कर लेते हैं, F बाई F इक्वल टू mg tan थीटा 1 बाई mg tan थीटा 2। दोनों कैंसिल आउट, 1 आ जाएगा, mg कैंसिल आउट, सिंपली मेरा आ गया tan थीटा 1 इक्वल टू tan थीटा 2। सो थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2, थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू 1। Find the ratio between theta 1 by theta 2 और find the value of theta 1 by theta 2 that is equal to 1 हो गया। आया समझ में? अरे यार तो मैंने गलत लिख लिया पूरा स्टार्टिंग से। क्या गलत लिख लिया? मास कितना है इसका? मास 2m है। तो कहां से चेंज होगा? हाँ ये वाला 2mg। आया समझ में? 2mg आएगा तो इतना क्या आएगा? tan थीटा 1 इक्वल टू 2 tan थीटा 2। तो क्या आ जाएगा?
2 थीटा 2, तो थीटा 1 बाई थीटा 2 क्या आ जाएगा, 2 थीटा 1 बाई थीटा 2 इक्वल टू 2 हो गया। और कहीं भी चेंज होना चाहिए, और कहीं भी चेंज होना चाहिए नहीं, और कहीं पे भी चेंज नहीं होना चाहिए। आया समझ में? फोर्स का वैल्यू देखो, यहाँ पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे चार्ज क्यू था, यहाँ पे चार्ज क्यू था, तो क्यू क्यू के ऊपर जितना फोर्स डालेगा टू क्यू के ऊपर उतना ही फोर्स डालेगा। चार्ज के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, हमारा सिर्फ मास के लिए है, तो थीटा 1 बाई थीटा 2 क्या आ जाएगा, 2 हो गया। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही था। जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट पूछ लेना, नहीं अगर कहीं पे भी डाउट होगा। हाँ ठीक है, थैंक यू।